अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि चंद दिन पहले हुकूमत ने कौमी बजट पेश किया जो कि टैक्स पर मबनी था, जबकि इसके पंजाब हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट पेश किया। इसका क्या फार्मूला था, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा मुजीब अहमद ख़ान साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, माहिर मुआशियात, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इकॉनमी को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि बजट टैक्स फ्री क्या है और जो टैक्स लगाया गया है वो क्या है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने जो बजट पेश किया और वफाकी हुकूमत का दावा है कि हमने अवाम दोस्त बजट पेश किया है। क्या ये अवाम दोस्त बजट है या अवाम टेंशन बढ़ाओ बजट पेश किया उन्होंने? देखें, जो हमेशा की तरह जब हुकूमत बजट पेश करती है तो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे पेश किए जाते हैं कि जी बजट टैक्स फ्रेंडली होगा, जबकि बजट जब आ जाता है तो हमेशा आवाम उस पर एहतजाज करती है जो कि टैक्स फ्रेंडली बजट नहीं होता। तो इस दफ़ा भी अगर हम देखें तो टैक्स फ्रेंडली बजट बिल्कुल नहीं है। ख़ास तौर पे जो एग्जम्पशंस अवेलेबल थी जिन सेक्टर्स को, वो ख़त्म कर दी गई या बहुत रिड्यूस कर दी गई एग्जम्पशंस। फिर सबसे बड़ा जो एक हमारे टैक्स सैलरी सेक्टर के लिए जो एक डायलेमा हुआ है कि टैक्स जो रेट इंक्रीज़ किया गया है, जो सैलरी तबके का मुतालबा था कि जी हमारी सैलरीज़ 30 से 35% या 50% बढ़ाई जाएँ। सैलरीज तो बढ़ गई, लेकिन जो दूसरी तरफ उनको टैक्स का कट लगा है, तो वो एक उनके लिए कट क्या लगे सर? कट क्या लगा? टैक्स का कट इस हवाले से कि जो रेट्स वगैरह इंक्रीज़ किए गए हैं, तो हमारी जो सादी आवाम है इस हवाले से वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकी और फिर उसी तरह महंगाई की चक्की में पिसना शुरू हो गया। जो आम सैलरी तबका है उसको अपनी सैलरी बढ़ने का कोई ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। सैलरी बढ़ने का ख़ास बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि वफाक हुकूमत ने जो है टैक्स पर मबनी बजट पेश किया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने जो टैक्स पेश किया है वो टैक्स फ्री बजट, यानी कोई टैक्स नहीं लगाया। ये कोई फार्मूला मेरी समझ से बाहर है, आवाम को भी शायद चंद लोगों को पता हो। ये ज़रा फार्मूला बता दें, ये क्या चीज़ है? देखिए, टैक्स फ्री बजट तो पंजाब हुकूमत का हम नहीं कह सकते कि टैक्स फ्री बजट है। ऑलरेडी इतने हाई टैक्सेस मौजूद हैं, तो अब इस स्टेज पे बज़ाहिर लग रहा है कि कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब एक मिनी बजट आएगा तो उस पर फिर इससे ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे और अवाम का एक बहुत शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा। तो अभी चूँकि एक फ़ेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, पंजाब भी साथ में टैक्सेस लगा देती तो हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानियाँ हो सकती थी। हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानियाँ हो सकती थी, क्योंकि मरकज़ में भी नून लीग की हुकूमत मौजूद है और सूबे में भी नून लीग की हुकूमत मौजूद है। तो ये दो धारी तलवार जो है ना, जब अवाम को काटा जाएगा तो यकीनी तौर पे फिर उसका रद्द-ए-अमल जो है वो अवाम का आएगा। अच्छा सर, आपने टैक्स की बात की है, जो तनख्वाहदार तबका उसकी बात की है। अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह चाहे 20% बढ़ी है, 25% बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है। लेकिन इसमें जो प्राइवेट सेक्टर के जो मज़दूर हैं उनकी तनख्वाहों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। तो क्या गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर में निजी जो मालिकान हैं उनको पाबंद किया है कि उनकी तनख्वाह 37,000 रुपये की जाए? देखिए, ये जो गवर्नमेंट सरकारी इदारों को तो पाबंद कर सकती है, लेकिन जो प्राइवेट इदारे हैं हर एक की अपनी एक पॉलिसी होती है। उन्होंने एक पॉलिसी के तहत चलना होता है और उनका एक अपना एक सिस्टमेटिक जो है एनुअल इंक्रीमेंट प्रोसेस होता है, जो वो अपनी लेबर अवाम या अपने ऑफिसर्स को वो देते हैं। तो वो ये गवर्नमेंट के जो मिनिमम 37,000 का जो पैकेज है उसके पाबंद नहीं है। वो ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक चलना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर ने मतलब है वो गवर्नमेंट के पाबंद नहीं है किसी भी सूरत में नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जो टैक्स वाली बात भी होगी, मजदूर कार तबके की बात भी होगी, सैलरी की भी, लेकिन ये कि एक तरफ आपने कहा था कि कट लगाया, गवर्नमेंट ने कट लगाया।
अब एक मज़दूर है या एक सरकारी मुलाजमीन है, उसकी 20% तनख्वाह बढ़ी, किसी की 25% बढ़ी। अब उस तनख्वाह में जो बढ़ गया, फ़र्ज़ करें कि किसी की अगर बेसिक के साथ 6,000 रुपये इजाफ़ा हुआ है तो उसी के साथ टैक्स लगा दिया कि इनकम टैक्स। तो जब इनकम टैक्स में से अगर 5-6 हज़ार रुपये बढ़ गए तो उसका अगर 45% या 15% या 5% इनकम टैक्स काटा जाता है तो उस तनख्वाहदार तबके को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये तनख्वाहदार तबका अगर 20% या 25% उसकी सैलरी में इंक्रीज़ हुआ है तो दूसरी तरफ टैक्स रेट भी इंक्रीज़ हो गया, इन्हांस हो गया, तो अल्टीमेटली जो कैरी होम पैकेज है तनख्वाहदार तबके का वो बजट के बाद और बजट के पहले जो है वो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, उसमें इंक्रीज़ नहीं है। तो वो टैक्स जो सैलरी तबका है उसको डेफिनेटली इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये तो अब चूँकि जुलाई में जब उनको तनख्वाहें दी जाएंगी और उनका टैक्स का डिडक्शन होगी इदारों से, तब उनको पता लगेगा कि उनके साथ क्या हैंड हो गया। मतलब ये एक शॉर्टकट बात है कि अगर उनकी 15-20 हज़ार रुपये में अगर 5-6 हज़ार रुपये टैक्स बढ़ा है, सैलरी बढ़ गई है, तो जब उनके किचन का 10 हज़ार रुपये बढ़ेगा तो फिर उनका सारी टैक्स जो तनख्वाह है। यूटिलिटी बिल्स में भी आप देखें कितना इजाफा हो गया, बिजली, गैस, पानी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से। बज़ाहिर तो वो रेट इंटरनेशनली जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ कर देती है, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनली जो उनकी प्राइजेज़ डिक्रीज़ हो रही हैं उसका बेनिफिट आवाम को नहीं जा रहा। अच्छा, तो किसको जा रहा है सर? हुक्मरानों को जा रहा है? हुक्मरानों को जा रहा है, ज़ाहिर है उनकी जैशों पे जा रहा है। ये जो हज़ार लीटर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, ऑफिसर्स को जो फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है, ये आपकी और मेरी जेब से जा रहा है। सर हुक्मरानों की बात की तो आप तो रहनुमा पीपल्स पार्टी भी है, मतलब ये आपके हुक्मरानों को भी जा रहा है? नहीं, हम इस हिसाब से नहीं कह सकते कि सारे हुक्मरानों को जा रहा है। देखें जो हुक्मरान है उन्होंने गवर्नमेंट को चलाना भी है, ठीक है, और मईशत को भी दूसरी तरफ देखना है। तो इसमें तमाम हुक्मरान तो हम नहीं कह सकते कि तमाम हुक्मरान शामिल हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ इत्यादी है, बाकी जो मुल्की निज़ाम है वो नून लीग चला रही है, बजट वगैरह सारी चीज़ें कंट्रोल उनके हाथ में है। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक मतलब निज़ाम चलाने के लिए, साथ देने के लिए कह सकते हैं। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है मुल्क की इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए। अगर पीपल्स पार्टी कुछ पॉलिसीज़ में इख्तलाफ करती है तो वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि इकॉनमी डीरेल ना हो। ठीक है, तो अभी आपने जो पहले एक सवाल किया था कि जी पीपल्स पार्टी ने कुछ बायकॉट वगैरह भी किया था, बजट इजलास से बायकॉट भी किया था, तो ज़ाहिर है वो एक अलामती बायकॉट था जिसमें एक पार्लिमानी तरीक़ाकार होता है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का। ये नहीं कि जी आप अपोजिशन की तरह बजट की कापियाँ भी डिस्ट्रॉय कर दें और हल्ला गुला करें, ये कोई पार्लिमानी या डिसेंट तरीका नहीं है। जो भी डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं जिसमें भी एहतजाज किया जाता है, ये इसी तरीके से महज़ब तरीके से एहतजाज किया। अच्छा सर, आप ये बता दीजिएगा कि आप माहिर कानून भी हैं, एडवोकेट भी हैं, माहिर मुआशियात भी हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास जो बाइकाट किया था उसकी वजूहात क्या थी? वो मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि ज़ाहिर है कुछ पीपल्स पार्टी की कुछ डिमांड्स वगैरह थी ताकि पब्लिक को रिलीफ दिया जा सके। जब बजट कॉपीज़ वगैरह आ गई, बजट पेश करने का वक्त आ गया, तो पीपल्स पार्टी ने जब देखा कि जो उनके मुतालबात थे वो उन बजट पैकेज में शामिल नहीं किए गए, तो ये एक अच्छा जो बिलावल साहब ने भी एहतजाज किया, वॉकआउट किया, तो ये एक बेहतरीन अंदाज़ है अपने मुतालबात मनवाने का। अच्छा सर, यहाँ पे हमारा एक ब्रेक का वक्त हुआ, तो ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद नेक्स्ट सवाल आपसे करते हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और देखते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम जारी है, तो आगा साहब से दोबारा पूछते हैं कि वो मज़ीद सवालों के बारे में और जो हुक्मरान पार्टियाँ हैं, जो सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल है, उसके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि पिछले दिनों
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पर गए, जो कि जिनकी वजह से 4-5 दिन या तकरीबन कोई मेरे ख्याल है 1 हफ़्ता बजट डिले भी हुआ पेश करने में। तो चाइना पे जाने की क्या रीज़न थी, क्या एक राज था मुल्क के लिए या आवाम के लिए? देखें, बज़ाहिर तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट था वो पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने के लिए था। अब जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स है या बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को पाकिस्तान में रीलोकेट करने के लिए प्रोमिसेस भी किए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान ने भी चाइनीज़ गवर्नमेंट को कहा है कि जी हम आपके इन्वेस्टर्स को, बिज़नेस ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करेंगे और टैक्स फ्री इकनॉमिक जोन्स वगैरह बनाए जाएंगे। अब इसको अगर हम देखें, अब किन इंडस्ट्रीज़ को चाइना ने प्रॉमिस किया है पाकिस्तान में रीलोकेट करने का, इसमें लेदर आ जाता है, टेक्सटाइल, फुटवेयर। अगर ये इंडस्ट्रीज़, ठीक है, एक अच्छा गवर्नमेंट का इक़दाम है चाइनीज़ गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने का, चाइनीज़ इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करने का, लेकिन अगर ये इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में आ जाती हैं, पाकिस्तान में एक फ़ायदा तो ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन दूसरा जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत डिसएडवांटेज होगा और लोकल इंडस्ट्री के लिए सेटबैक होगा कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश नहीं कर सकेगी। ख़ास तौर पे ये जो रोज़मर्रा अशिया की, जैसे मैंने कहा फुटवेयर, लेदर, गारमेंट्स वगैरह, तो हुकूमत को चाहिए था बजाय इसके कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को आप इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो पाकिस्तान में बिज़नेस के हवाले से इन्वेस्टमेंट का एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, लेकिन अगर ये इंडस्ट्रीज़ इधर आ जाती हैं तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सफ़र करेंगी। तो हुकूमत को सबसे पहले तो ये चाहिए था कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करें, वो लोग, उन लोगों का कॉन्फिडेंस हुकूमत के ऊपर डेवलप हो, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने, किसी के पास अगर कोई ब्लैक मनी वगैरह मौजूद है वो सर्कुलेशन में लेकर आएँ और एक मईशत का पहिया पॉजिटिव साइड पे चलना शुरू हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मतलब दौरे पे जाने का असल जो मकसद था वो नाकाम हुआ या कामयाब हुआ? अभी हम इस दौरे को कामयाब या नाकाम नहीं कह सकते। ठीक है, इन्वेस्टर्स आएंगे, चाइनीज़ इन्वेस्टर आएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस आने वाले वक्तों में हमने देखना ये है कि इन्वेस्टर ने ठीक है प्रॉमिस तो किया है, तो वो आया भी है पाकिस्तान में या नहीं आया? इससे पहले सर सऊदी अरब का तो वक्फ आया था ना, वो भी कारोबारी 57 पे या 56 पे वो उनका वक्त था, वो भी सरमायाकारी के लिए आया था। जी, सरमायाकारी के लिए तो आया था, ठीक है, वो भी एक हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की थी वो हाई, जो जिनमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है उनकी थी, जैसे रिफाइनरीज वगैरह के, थारकोल वगैरह के या सैंडक वगैरह के हवाले से था। जबकि ये जो है चाइना की, मैं समझता हूँ कि अगर जिन इंडस्ट्रीज़ का मैंने अभी जिक्र किया, इन इंडस्ट्रीज़ के बजाय अगर हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट की जाती तो पाकिस्तान में जो एक हमारे पास टैलेंट मौजूद है उसको हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते थे। और ये जो हमारा एक एजुकेटेड तबका, जो ब्रेन ड्रेन जिसको हम कह सकते हैं कि जी बाहर जा रहा है रोज़गार की तलाश में, उनको पाकिस्तान में बेहतर रोज़गार के मौके मिल सकते थे और वो अपने मुल्क के लिए बेहतर काम कर सकते थे। अच्छा सर, एक और है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ स्टेट बैंक, इसका क्या किरदार है या इसका क्या रोल है मुल्क के अंदर या बजट के अंदर या इकॉनमी के अंदर? देखिए, हर साल जो स्टेट बैंक है अपनी एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है जो कि बजट के हवाले से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आने वाले जो फिस्कल ईयर है उसमें जो पॉलिसीज़ हैं कैसे इम्प्लीमेंट की जाएंगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी बज़ाहिर तो एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पहलू है, लेकिन इन द लॉन्ग रन मॉनेटरी पॉलिसी भी एज सच अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इफ़ेक्टिव नहीं हुई। इन द लॉन्ग रन मॉनेटरी पॉलिसी जो है अपना वो जो एक ग्रिप होती है, इनिशियली तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह दी जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है मॉनेटरी पॉलिसी भी अपना जो एक टारगेट होती है वो उससे डिट्रैक हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी को जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको चाहिए कि थ्रू आउट
उसको जो है वो मॉनिटर करें और जो इसका पॉजिटिव पहलू है वो आवाम के सामने उजागर किया जाए। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाते वक्त हमने देखा है कि जो माहिर मौशियात जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या बिज़नेस कम्युनिटी होती है उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। सर तो जो अपना वजारत तजारत मिनिस्ट्री है तजारत, तो वो भी तो स्टेट बैंक के साथ मिलकर काम करती है, वज़ीर ख़जाना के साथ काम करती है, या क्या बजट का जो तैयारी है या बजट के सिलसिले में या इकॉनमी के सिलसिले में? देखें, जब बजट बनाया जाता है, वजारत ख़जाना जब बजट बनाती है तो ये जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं इनसे तजावीज़ ली जाती हैं, चाहे वो स्टेट बैंक है, चाहे वजारत तजारत है या जो कुछ भी है। तो इन सारों की तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो वजारत ख़जाना है उसके मुताबिक फिर बजट बनाया जाता है। अच्छा सर, लास्ट में एक सवाल और भी है कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमारी मजबूरी थी कि IMF के साथ मिलकर बजट को बनाना, तो वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिस पर IMF के आगे घुटने टेकने पड़ गए? इसमें देखें, सबसे पहले तो जो हमने जो बेगिंग बाउल है जिसको ये कशकोल कहते हैं, मैं हर दफ़ा अपने जो है इंटरव्यूज़ में लोगों के सामने कहता रहता हूँ कि जो हमें अपना ये बेगिंग बाउल है इससे हमने जान छुड़ानी है ताकि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट के तौर पे काम कर सकें। अब जब हम IMF की तरफ जाते हैं तो IMF हमें जब लैंडिंग करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि इनके अपने रिसोर्सेज क्या हैं जो हमें जो हमारे से ली जा रही है, तो ये हम लोन या कर्ज़ वगैरह लिया जा रहा है, ये वापस किस तरीके से करेंगे। जो हमारे हर सेक्टर्स के ऊपर IMF की नज़र होती है। जो देखता है IMF के इस सेक्टर में टैक्स निकलने की गुंजाइश है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, तो ज़ाहिर है फिर वो अपनी तजावीज़ देते हैं कि जी फ़लाने सेक्टर को टैक्स किया जाए। अच्छा सर, आखिर में ये बता दीजिएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई थी जिस पे बजट पे उन्होंने यकीन दिलाया था कि जो पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो कोई अंदर की बात बताएं कि क्या तहफ़्फ़ुज़ मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात थे? इसमें सबसे पहले तो जो अवाम दोस्त के हिसाब से जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, एज सच जो बजट इनिशियली अनाउंस किया गया उसमें उस तरीके से जो नज़र नहीं आए कि अवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में जब बजट पेश किया जा रहा था वॉकआउट भी किया और फिर सब्सिक्वेंटली जो बजट इजलास होते रहे, बहस होते रहे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ पार्लिमानी लीडर्स अलामती तौर पे शरीक भी होते रहे। मतलब है कि प्रॉपर तरीके से बाइकआउट नहीं किया लेकिन अलामती तौर पे शरीक होते रहे, जिसका मकसद यही था कि जी हम आपको सपोर्ट भी करेंगे लेकिन हमारे मुतालबात भी। सर अब ये बता देंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बजट मंजूरी में पाकिस्तान नून लीग का साथ देगी असम्बली के अंदर? जी, ये मतलब है कि अभी तक जो हमारे पास ख़बरें हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो साथ देगी। आखिर में सर कोई तजवीज़ देना चाहे तो बजट के हवाले से वो आपकी क्या तजवीज़ है? अच्छा, इसमें जो है ना, सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये देखना है कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो कैसे बहाल किया जाए। तो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बहाल करने का एक ही तरीका है कि जो टैक्स रेट है उसको रिड्यूस किया जाए ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो। जब टैक्स रेट रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर है उसके पास एक रकम अवेलेबल होगी जिससे वो इन्वेस्टमेंट करेगा, और जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना आगा मुजीब अहमद साहब को, जो कि माहिर मुआशियात थे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे और मुल्की और गैर मुल्की सतह पर गहरी नज़र रखते हैं मुल्की दिफा के लिए भी। लेकिन इस दफ़ा एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी ने सर उठाया है, लेकिन कौमी असम्बली के अंदर अज़्म इस्तेकाम की मंजूरी हो चुकी है, बिल पास हो चुका है। लेकिन है कि बजट के साथ साथ हमारी जो इकॉनमी है वो भी बड़ी मजबूत होने जा रही है। आने वाले वक्त में वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हमें IMF के आगे घुटने ना टेकने पड़े। नाज़रीन,
इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।